रेड होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट ड्राइव्स, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ठीक है, रेड जो है एरे है, रिडंडेंट एरे, रिडंडेंट का मतलब होता है मल्टीपल, एरे का मतलब होता है एक लाइन में। तो मल्टीपल डिस्क को अगर हम एक लाइन में लगा दें या एरे में लगा दें, ठीक है, तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, रेड बन जाएगा। रेड का बेनिफिट क्या होता है, क्यों हम रेड बनाते हैं, रेड इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे पास अलग अलग कैपेसिटी की ड्राइव होती है, लेकिन हमें एक सिंगल लार्जर स्पेस चाहिए होता है। तो सिंगल लार्जर स्पेस बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रेड। ठीक है, देखो रेड क्या करता है, रेड कंबाइंस द मल्टीपल डिस्क इनटू ए सिंगल लॉजिकल यूनिट टू प्रोवाइड द फॉल्ट टॉलरेंस एंड परफॉर्मेंस। ये क्या कर रहा है, मल्टीपल ड्राइव है हमारे पास, ये सब मल्टीपल ड्राइव है, इन मल्टीपल ड्राइव को कंबाइन करके क्या बना रहा है, एक लार्जर स्पेस ड्राइव बना रहा है। ये एक लॉजिकल ड्राइव बन रही है, लॉजिकल ड्राइव बन रही है। ये फिजिकल ड्राइव है, तो तीन ड्राइव है हमारे पास फिजिकल, उससे एक सिंगल लॉजिकल ड्राइव बन रही है। ठीक है ना, अब ये क्या है, इन सभी डिस्क को कंबाइन करके यहाँ पे स्पेस बना देता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा मिलता है हमें फॉल्ट टॉलरेंस में, और दूसरा क्या है, परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस हाई हो जाती है अगर मल्टीपल हार्ड ड्राइव एक साथ काम करेंगे, एक साथ डेटा को रीड राइट करेंगे, तो हमें जो परफॉर्मेंस है, जो स्पीड है, वो ज़्यादा मिलेगी, राइट। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब होता है कि हमारे पास अगर मल्टीपल ड्राइव हैं और उनमें से कोई एक ड्राइव फेल हो जाती है, ठीक है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, हमारा जो डेटा है वो सेव रहता है, तो इसी को हम फॉल्ट टॉलरेंस कहते हैं यहाँ पे। अब रेड जो है वो फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है सिर्फ कुछ चीज़ों के लिए। अगर आप जो है डिस्क मिररिंग करोगे तो आपको फॉल्ट टॉलरेंस मिलेगा, ठीक है, और अगर आप पैरिटी इंफॉर्मेशन को स्टोर करोगे तब आपको फॉल्ट टॉलरेंस मिलेगा। तो देखो रेड के अलग अलग लेवल होते हैं, डिस्क मिररिंग जो है वो रेड लेवल 1 होता है, इसे रेड 1 कहते हैं। पैरिटी वाला जो होता है ये रेड 5 होता है। ये दोनों ही हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, रेड 1 और रेड 5। बाकी रेड हमें फॉल्ट टॉलरेंस नहीं प्रोवाइड करते, वो सिर्फ परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं, स्पीड प्रोवाइड करेंगे सिर्फ। ठीक है, डेटा जो है वो करप्ट हो सकता है उस केस में। ठीक है, अगर आप रेड 1 और 5 बना रहे हो तभी आप जो है डेटा को प्रिजर्व कर सकते हो। तो रेड कैन प्रोवाइड द परफॉर्मेंस बेनिफिट्स बाय स्प्रेडिंग द डिस्क आईओ अक्रॉस द मल्टीपल डिस्क। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक साथ मल्टीपल हार्ड ड्राइव क्या हो रही हैं, जब कनेक्ट हो रही हैं आपस में, तो जो इनपुट आउटपुट है पर सेकंड वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक साथ हार्ड ड्राइव पे रीड हो रहा है, राइट हो रहा है, ठीक है, मल्टीपल हार्ड ड्राइव में, जिससे कि हमारी जो हार्ड डिस्क की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी सिस्टम की। रेड कैन बी कन्फिगर्ड यूजिंग द सेवरल डिफरेंट लेवल, अलग अलग रेड के लेवल होते हैं, उन्हें हम बताएंगे। रेड शुड नॉट बी रिप्लेस सर्वर बैकअप, बैकअप का अल्टरनेटिव नहीं है रेड, यानी कि बैकअप तो उस केस में भी लेना पड़ेगा। अगर रेड बना लिया आपने, एक टाइम को आपका डेटा जो है करप्ट होने से बच गया रेड की वजह से, लेकिन ये बैकअप का अल्टरनेटिव नहीं हो सकता, बैकअप तो हमें लेना ही होगा। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंट टाइप की पार्टीशन टेबल की। देखो जब हम लोग हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो हमसे पूछता है कि आप MBR में फॉर्मेट करना चाहते हो या GPT में, यानी कि हार्ड डिस्क जब आप पार्टीशन बनाते हो तो MBR फॉर्मेट चलेगा या GPT चलेगा। देखो MBR और GPT जो है वो दोनों डिफरेंट है। MBR होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड, ये ओल्ड स्टाइल है, ये ओल्ड स्टाइल है। ठीक है, जब भी हम हार्ड डिस्क को बूट कराते हैं तो MBR के थ्रू अगर बूट करा रहे हैं तो जितने भी ओल्डर वर्जन के जो विंडोज़ हैं वो वहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, GPT जो होता है ये लार्ज हार्ड ड्राइव के लिए यूज़ किया जाता है, ये न्यू स्टाइल है या लेटेस्ट स्टाइल इसको आप कह सकते हो। ठीक है, अब देखो MBR जो है, इसमें जो पार्टीशन टेबल बन रही है, कब से बन रही है, 1980s,
यानी कि बहुत पुराना स्टाइल है ये, 1980s से ये स्टार्ट हुआ था पार्टीशन का स्टाइल, ठीक है। और ये सपोर्ट करता है 4 प्राइमरी पार्टीशंस को पर ड्राइव। एक ड्राइव में हम 4 पार्टीशन से ज़्यादा नहीं बना सकते, तो 4 प्राइमरी आप बना सकते हो। उसमें भी अगर आपने चारों प्राइमरी बना दिया फिर एक्सटेंडेड पार्टीशन नहीं बना सकते। तो इसमें क्या है कि आप 3 प्राइमरी बनाओगे और 1 एक्सटेंडेड बनाओगे। इस केस में 3 तो बन जाएंगे आपके प्राइमरी और 1 बन जाएगा एक्सटेंडेड, ठीक है। फिर एक्सटेंडेड के अंदर मल्टीपल आप लॉजिकल ड्राइव बना सकते हो, राइट। पार्टीशन जो है अप टू 2 टीबी तक का आप कर सकते हो इसमें। 2 टीबी से बड़ा का पार्टीशन आप नहीं कर सकते क्योंकि हार्ड डिस्क आपकी छोटी होती है। एमबीआर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, पुराने वर्जन की विंडोज़ वगैरह यूज़ कर रहे हो जिस समय हार्ड डिस्क की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, ठीक है। तो 2 टीबी तक का पार्टीशन यहाँ पे आप बना सकते हो, सिंगल लार्जर स्पेस, ठीक है। अगर हम जीपीटी की बात करें तो ये न्यू स्टाइल है। नए वर्जन के जितने भी विंडोज़ हैं, जैसे कि आप विंडोज सर्वर 16, 19 वगैरह यूज़ कर रहे हो, 22 भी आ गया है, तो जितने भी ये नई तरह की विंडोज़ हैं, विंडोज़ 8 हो गया, विंडोज 7 में भी यूज़ कर सकते हो, 8, 10 सब में जीपीटी चलेगा। जीपीटी होता है GUID पार्टीशन टेबल, इसे कहते हैं GUID पार्टीशन टेबल। MBR होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड, ठीक है। तो GUID पार्टीशन टेबल जो है ये न्यू जनरेशन विंडोज़ के लिए है। जीपीटी पार्टीशन जो है इट्स अ सक्सेसर ऑफ MBR पार्टीशन। MBR के बाद ये आया था, ठीक है। तो इससे पहले MBR ही चल रहा था, जीपीटी बाद में आया। इट सपोर्ट अप टू 128 पार्टीशंस पर ड्राइव। देखो ये पार्टीशन ज़्यादा सपोर्ट करता है, यानी कि आप 128 पार्टीशन जो है एक सिंगल ड्राइव में बना सकते हो, क्योंकि हमारे पास जो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी होती है वो 2 टीबी से ज़्यादा होती है। अगर आपके पास 2 टीबी से ज़्यादा की ड्राइव है या 2 टीबी से ज़्यादा का पार्टीशन बना रहे हो आप, तब आप जीपीटी यूज़ करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस जो होगी वो ज़्यादा होगी, राइट। और इसमें पार्टीशन आप बना सकते हो अप टू 18 एक्साबाइट, ठीक है ना। इसमें पार्टीशन आपका बनेगा मैक्सिमम 18 EB एक्साबाइट तक, ठीक है। यूज़ MBR फॉर डिस्क स्मॉलर देन 2 TB। अगर आप 2 TB से कम की हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं तो MBR यूज़ करिए, और अगर 2 TB से ज़्यादा की हार्ड डिस्क है, आपकी लार्जर हार्ड डिस्क है, तो आप जीपीटी यूज़ करो, ठीक है। अब हम बात करेंगे अलग अलग फाइल सिस्टम में जब हम लोग फॉर्मेट करते हैं तो उसमें कौन कौन से फाइल सिस्टम यूज़ होते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास डिफरेंट टाइप के फाइल सिस्टम होते हैं जिनमें फैट पार्टीशन है, एंटीफेस पार्टीशन और REFS, रिजाइलेंस फाइल सिस्टम, ठीक है। तो देखो फैट जो होता है ये फाइल एलोकेशन टेबल कहते हैं इसे कहते हैं फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। जो फैट पार्टीशन है वो ओल्ड स्टाइल है, सबसे पुराना जो स्टाइल है वो फैट है। फैट में कोई भी हार्ड डिस्क को आप फॉर्मेट करते हो तो ये ज़्यादा लार्जर हार्ड डिस्क के लिए यूज़ नहीं किया जाता बेसिकली, ठीक है ना। फैट जो फाइल सिस्टम है ये बेसिक फाइल सिस्टम है, तो पुराने तरह के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फैट के ऊपर काम करते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी आप फैट का पार्टीशन बना रहे हो तो 2 GB से बड़ा पार्टीशन आप एक्सपेक्ट मत करो फैट में, क्योंकि ये लार्जर हार्ड डिस्क को सपोर्ट नहीं करते, लार्जर पार्टीशन को ये सपोर्ट नहीं करते, ठीक है ना। फैट 32 टू इनेबल लार्जर डिस्क। इसके बाद फैट में फैट 32 आ गया। 32 में 32 GB तक का पार्टीशन आप बना सकते थे, 32 GB तक का। 32 GB से ऊपर का आप एक्सपेक्ट नहीं करते थे इसमें। और फिर आ गया एक्सफैट। एक्सफैट में और ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो, पर एक्सफैट इज़ ओनली लुकिंग फॉर द फ्लैश ड्राइव। हम लोग फ्लैश ड्राइव यूज़ करते हैं, USB ड्राइव होती है, उसमें जो पार्टीशन स्टाइल हम लोग यूज़ करते हैं फास्ट एक्सेसिंग के लिए वो एक्सटेंडेड फैट कह सकते हो आपसे, यानी एक्स फैट, ठीक है ना। तो ये फैट का हो गया हमारा। फैट में कोई भी किसी भी टाइप की सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं होती। हम लोग फोल्डर वगैरह बनाते हैं तो उसके ऊपर हम सिक्योरिटी नहीं लगा सकते फैट के अंदर, ठीक है। तो फैट में आप एक्सपेक्ट कर लीजिए कि ये स्टाइल जो है वो पुराना स्टाइल है और इसमें किसी भी टाइप की कोई सिक्योरिटी नहीं है।
ठीक है ना, समझ आ गया। अच्छा, देखो दूसरी चीज हम लोग क्या है, जैसे क्लस्टरिंग वगैरह आपको करनी है तो फैट सुटेबल नहीं होता उसके लिए, ठीक है। तो इसमें देखो नो सिक्योरिटी, हम ये कह सकते हैं कुछ सिक्योरिटी नहीं है इसमें। और क्लस्टर हम लोग बना रहे तो क्लस्टर डिस्क बनाने के लिए सुटेबल नहीं होती, तो क्लस्टरिंग के लिए भी ये सुटेबल नहीं है, ठीक है। और ये जैसे डॉस वगैरह आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे आप फैट पार्टीशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एंटीफेस की तरफ। एंटीफेस को बोलते हैं न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। देखो एंटीफेस जो है ये फैट के बाद आया था, मतलब पहले फैट आया, फिर फैट 32 आया, ठीक है। उसके बाद एक्स फैट आ गया, उसके बाद एंटीफेस आ गया। एक्स फैट जो है वो बाद में आया था, एंटीफेस पहले आ गया था, ठीक है। तो एंटीफेस जो पार्टीशन स्टाइल है वो बेसिकली जो सर्वर की हार्ड ड्राइव्स वगैरह होती है या रेड बनाते हो तो उसके लिए सबसे अच्छा फाइल सिस्टम माना जाता है, ठीक है। इसे न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम कहा गया। अब इसमें देखो क्या होता है कि इसमें जब आप डेटा को स्टोर करते हो तो ये कंप्रेस फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है, यानी कि कम जगह लेता है। अगर आप फैट में किसी फाइल को डालोगे तो ज़्यादा जगह लगेगी, इसमें कंप्रेशन नहीं होता। इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें कंप्रेशन होता है बाय डिफॉल्ट, यानी कि सबसे पहले जो कंप्रेशन को लेके आया था वो एंटीफेस लेके आया था, ठीक है ना। तो जिससे कि आपका जो स्टोरेज का साइज है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कम स्पेस लेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो है एंटीफेस जो है यूज़ करते हैं। अब देखो इसमें एक क्वालिटी है मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा इनसाइड डेटा, ठीक है। यानी कि आप इसमें क्या कर सकते हो, मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हो और उसके क्या बन जाएंगे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पॉइंटर्स बन सकते हैं। इसमें क्या है कि आप डेटा कहीं रख रहे हो और किसी भी हार्ड डिस्क से उसका एक पॉइंटर क्रिएट हो जाता है जिससे कि आप जो है उस डेटा को वहाँ से रिट्रीव कर सकते हो। तो ये सपोर्ट करता है मेटा डेटा को और डिफरेंट टाइप के जो फाइल सिस्टम है, ठीक है, उसमें सबसे बेटर एंटीफेस ही है क्योंकि हर तरह की एप्लीकेशंस को ये सपोर्ट करता है। जितने तरह की आपकी एप्लीकेशन चल रही है उसमें एंटीफेस जो है सबसे बेटर माना जाता है, ठीक है। आगे हम बताएंगे इसमें देखो सिक्योरिटी भी है। सिक्योरिटी इसलिए क्योंकि इसमें ACL और इनक्रिप्शन दोनों यूज़ कर सकते हो। कुछ भी डेटा आप स्टोर कर रहे हो तो उसको इनक्रिप्ट कर सकते हो, इनक्रिप्शन है, इसमें सिक्योरिटी है। तो उसका सिक्योरिटी का एक फीचर होता है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि डेटा को आप सिक्योर करोगे, इनक्रिप्ट कर दोगे, सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके रखोगे, यानी कि जो ऑथराइज पर्सन है वही उस डेटा को एक्सेस कर पाएगा, ठीक है, समझ आया। ऑडिटिंग कर सकते हो, जर्नलाइजिंग कर सकते हो इसमें। ऑडिटिंग जो फीचर है वो बेसिकली एंटीफेस में ही यूज़ होता है। ऑडिटिंग का मतलब है कि भाई कोई ड्राइव है उस पर कौन यूज़र किस फाइल को कब एक्सेस कर रहा है, ठीक है, ये हमें पता करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑडिटिंग कर सकते हैं। ऑडिटिंग ऐसा फीचर है जो सपोर्ट करता है आपके यूज़र आइडेंटिटी को। तो यूज़र की आइडेंटिटी को पहचान लेता है कि कौन सा यूज़र कब डेटा को एक्सेस कर रहा है। तो उसके लिए लॉग क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। लॉग क्रिएट करने के बाद हम लोग उसको ट्रैक कर सकते हैं।
ये ACL वाला जो पार्ट है ये क्या चीज? ये सिक्योरिटी में ACL ACL सिक्योरिटी। ACL ACL तो देखो क्या है ना, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कहते हैं ACL को। ACL का मतलब ये होता है जैसे कोई यूजर है तो उसके पास कौन से राइट है, रीड कर रहा है, राइट कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये एक ACL बन गई। समझ रहे हो? अब ये राइट्स जब ये यूजर काम करेगा तो ये राइट उसके अंदर है, यानी कि ACL वो अप्लाई हो रही है वहाँ पे, उसके लिए है ये। बेसिकली ये एंटीफेस का ही फीचर होता है, क्योंकि सिक्योरिटी टाइप आता है उसमें आप जो है अपना जो है डिफरेंट टाइप के राइट्स जो हैं वो दे सकते हो। ठीक है ना? यस सर। And so generally जनरलाइजिंग जनरलाइजिंग भी एक तरह से लॉग बनाने के लिए होता है। मतलब हम किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ठीक है, तो जनरलाइजिंग का मतलब यही है। भाई एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, जैसे क्या होता है कि जैसे मैंने किसी हार्ड डिस्क पे कुछ लिखा, राइट किया किसी फाइल को, ठीक है, अब कौन बंदे इसको अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, कौन बंदे इसको ओवरराइट कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो रहा है जनरलाइजिंग के थ्रू। तो जनरलाइजिंग इज a type of feature that track all the records for editing, ठीक है, अपडेटिंग, मॉडिफाइंग, ये सारी चीज जो है वो जनरलाइजिंग में आता है। ठीक है, जैसे डेटाबेस होता है तो डेटाबेस में सर्कुलर लॉगिंग वगैरह होती है, तो उस जगह भी काम करता है। ठीक है ना, ये जनरलाइजिंग होता है, इसी को हम जनरलाइजिंग कहते हैं। ठीक है ना? तो ये सब एंटीफेस के ही फीचर माने जाएंगे, राइट। इसके बाद देखो नया फीचर आया है REFS। REFS जो फीचर है, रीसाइलेंस फाइल सिस्टम। रीसाइलेंस फाइल सिस्टम जो है वो एंटीफेस के बाद आया था, और इट इज़ ए बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी विद द एंटीफेस। अगर आप एंटीफेस फॉर्मेटेड ड्राइव को यूज़ कर रहे हो तो REFS पार्टीशन को भी आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर कोई आपने REFS पार्टीशन बना लिया और विंडोज़ आपने ओल्ड डाली हुई, तो वो REFS पार्टीशन को जो है रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ठीक है, ये नए वाले जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है 12 के बाद के जितने भी, वो REFS को सपोर्ट करेंगे। जैसे 12 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 22 हो गया। ठीक है ना, तो ये सब सपोर्ट करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, बात समझ आ रही है? REFS जो है डेटा वेरिफिकेशन के लिए और एरर करेक्शन के लिए जो है स्पेशल जो है क्वालिटीज़ रखता है, इनहेंस करता है। यानी कि जब भी डेटा इसके अंदर आप रखोगे तो वो पहले उसे वेरीफाई करेगा, ये वो सही तरीके से रखा है कि नहीं है, करप्ट तो नहीं है, वो एक एक बाइट को उसकी चेक होगी, उसके बाद जाके ये इसके अंदर रखेगा। इसलिए क्या है, ये एरर करेक्शन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। मतलब इसमें एरर जो अगर आप रखेगे तो एरर बहुत कम आएगी। ठीक है ना, ज़्यादा एरर नहीं आएगी आपके सिस्टम में। सपोर्ट फॉर द लार्जर फाइल, ये बेसिकली जो बनाया गया था ये लार्ज फाइल को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। डायरेक्टरीज, वॉल्यूम्स, लार्ज वॉल्यूम अगर आप बना रहे हो तो REFS आप यूज़ करोगे। इसमें भी 16 एक्साबाइट तक आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके फाइल सिस्टम हो गए आपके। ठीक है, इसके बाद देखो हम लोग विंडोज़ के अंदर, यहाँ पे विंडोज सर्वर के अंदर एक फीचर यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं स्टोरेज स्पेस। स्टोरेज स्पेस क्या होता है बेसिकली? स्टोरेज स्पेस क्या करता है, देखो, यूज द स्टोरेज स्पेस टू ऐड द फिजिकल डिस्क ऑफ एनी टाइप एंड साइज टू स्टोरेज पूल। देखो हमारे पास क्या होता है, रेड में अधिकतर जो हार्ड ड्राइव होती है वो सेम कैपेसिटी की होनी चाहिए, तभी रेड सही तरीके से काम कर पाता है। ठीक है, लेकिन स्टोरेज स्पेस एक ऐसा फीचर है जिसमें आप
मल्टीपल फिजिकल ड्राइव जब यूज कर रहे हो तो किसी भी साइज और कैपेसिटी की यूज कर सकते हो, ठीक है। और उसके थ्रू हम बना सकते हैं हाईली अवेलेबल वर्चुअल डिस्क। हाईली अवेलेबल वर्चुअल डिस्क का मतलब होता है कि जितनी भी हार्ड डिस्क आपने यहाँ पे लगाई हैं, ये मिला के क्या करेंगी, एक वर्चुअल डिस्क को बनाएंगी। ये बनाएंगे एक क्या, वर्चुअल डिस्क। और ये जो वर्चुअल डिस्क बनेगी ये फॉल्ट टॉलरेंस बनेगी। ये कैसे बनेगी, फॉल्ट टॉलरेंस वाली, यानी इसमें रेड वगैरह अपने आप अप्लाई हो जाएगा बिना लगाए। हमें स्टार्टिंग में बताना पड़ेगा आपको कि कौन से तरह का रेड आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसी तरह का रेड यहाँ अप्लाई हो जाएगा। हमें मैनुअली रेड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है ना। टू क्रिएट ए वर्चुअल डिस्क यू नीड टू फॉलोइंग, देखो क्या क्या करना पड़ेगा वर्चुअल डिस्क बनाने के लिए। वन और मोर फिजिकल डिस्क, हमारे पास होनी चाहिए एक से ज़्यादा फिजिकल डिस्क। जब मल्टीपल फिजिकल डिस्क होंगी तब उन्हें कंबाइन करके एक पूल के अंदर ले लेंगे, जिसे हम बोलेंगे स्टोरेज पूल, और उस पूल को यूज करके हम वर्चुअल डिस्क बनाएंगे, ठीक है। देखो स्टोरेज पूल दैट इंक्लूड द डिस्क, हमें ही बनाना पड़ेगा एक स्टोरेज पूल। हमारे पास फिजिकल डिस्क है मल्टीपल, ठीक है। हमने क्या किया, फिजिकल डिस्क को ऐड किया और एक बना लिया स्टोरेज पूल, और स्टोरेज पूल में वो सारी डिस्क क्या होगी, कंबाइन होगी। ये सारी डिस्क क्या कंबाइन होकर एक डिस्क बन गई यहाँ सिंगल, ठीक है। वर्चुअल ड्राइव्स दैट आर क्रिएटेड विद डिस्क फ्रॉम द स्टोरेज पूल, स्टोरेज पूल से ही आपकी वर्चुअल डिस्क बनती है। डिस्क ड्राइव दैट आर बेस्ड ऑन वर्चुअल ड्राइव्स, उसके बाद हम क्या है इसके अंदर पार्टीशन बना के ड्राइव बना सकते हैं, वर्चुअल ड्राइव बना सकते हैं। और ये हमारी जो बनेगी ये फॉल्ट टॉलरेंस वाली ड्राइव बनेगी। अगर वो डिलीट हो जाती हैं या करप्ट हो जाती हैं तो रिकवर कर सकते हो उसे, ठीक है। तो इस तरह की फैसिलिटी आपको देगा ये स्टोरेज पूल या स्टोरेज स्पेस, ये फीचर जो आपको दिया जा रहा है विंडोज के अंदर, ठीक है। वर्चुअल ड्राइव्स आर नॉट वर्चुअल हार्ड डिस्क, दे शुड बी कंसिडर्ड ए ड्राइव इन डिस्क मैनेजर। देखो क्या है कि ये VHD फॉर्म में काम नहीं कर रही, बल्कि एक आइसोलेटेड ड्राइव की फॉर्म में काम कर रही है, एक इंडिपेंडेंट ड्राइव के रूप में काम। तो एक ड्राइव मिलेगी आपको, सारी मल्टीपल डिस्क को कंबाइन करके एक डिस्क दिखाई देगी आपको, फिजिकल जैसे कि लगी हो, ठीक है ना। वो अलग अलग डिस्क नहीं दिखाई देंगी, वहाँ पे सारे कंबाइन होकर एक बना देगा ये, यही इसकी फैसिलिटी होती है, ठीक है ना। अब देखो डिस्क को मैनेज करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे स्टोरेज पूल, ठीक है, इसका मैं लैब कराऊंगा। और डिस्क मैनेजमेंट, सबसे पहले डिस्क मैनेजमेंट करेंगे और यहाँ पे रेड वगैरह कॉन्फ़िगर करेंगे, डिफरेंट टाइप के वॉल्यूम्स बनेंगे, ठीक है। और उसके बाद स्टोरेज पूल बनाएंगे और स्टोरेज पूल के अंदर भी वॉल्यूम्स बनाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले देखो डिस्क मैनेजमेंट में हम पार्टीशन वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। पार्टीशन क्या होता है, ए फिजिकल डिस्क इज सेक्शन इनटू द सेपरेट पार्टीशंस। भाई एक आपने ड्राइव ले ली और इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हर एक पार्ट क्या कहलाएगा, एक पार्टीशन कहलाएगा, ठीक है ना। ए फिजिकल डिस्क कैन हैव अप टू द 3 प्राइमरी पार्टीशन एंड 1 एक्सटेंडेड। देखो मैंने आपको बताया था, अगर आप बेसिक डिस्क की बात कर रहे हो, बेसिक डिस्क, हार्ड डिस्क को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, बेसिक डिस्क और डायनेमिक डिस्क, दो तरीके से। अगर आप बेसिक डिस्क बना रहे हो तो उसमें 3 तो बनेंगे प्राइमरी पार्टीशन और एक बनेगा एक्सटेंडेड। तो वही आपको बता रहा है, देखो 3 प्राइमरी पार्टीशन एंड 1 एक्सटेंडेड पार्टीशन। तो देखो आपने क्या किया, इस हार्ड डिस्क को फॉर्मेट किया, एक आपने यहाँ पे पार्टीशन बना लिया, ये बन गया प्राइमरी, ठीक है। और अब आपने बाकी प्राइमरी ना बना के ये पूरा पूरा जितना पार्टीशन है, ये वाला जो बचा है, ये वाला, ये कहलाएगा एक्सटेंडेड। और फिर एक्सटेंडेड को आप तोड़ लो तो लॉजिकल ड्राइव बन जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये पूरी एक ड्राइव है, इसमें ये प्राइमरी हो गया और बाकी ये जो है आप देख रहे हो ये एक्सटेंडेड ड्राइव है पूरा, इसमें पार्टीशन आपका बनता रहेगा। तो ये आपके लॉजिकल ड्राइव बनेंगे इसके अंदर, लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, 3, 4, राइट। प्राइमरी इसलिए बनाया जाता है क्योंकि प्राइमरी से ही हम बूट कर सकते हैं अपने सिस्टम को, ठीक है। तो जब आप कोई भी विंडोज इंस्टॉल करते हो तो बूट पार्टीशन होना चाहिए, और बूट पार्टीशन इज एन एक्टिव पार्टीशन। अगर पार्टीशन एक्टिव नहीं होगा तो बूट नहीं कर पाएगा,
तो पार्टीशन जो है अगर आप प्राइमरी बनाते हो तो उसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं बूटिंग के लिए, राइट। एक्सटेंडेड पार्टीशन आर सब डिवाइडेड इनटू द लॉजिकल ड्राइव, यानी कि आपने क्या किया, एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाया पूरा इतना बड़ा, और फिर इसको लॉजिकल ड्राइव 1 2 3 4 में डिवाइड कर दिया इस तरह से, ठीक है। सर फिर लॉजिकल को प्राइमरी में चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं, प्राइमरी अलग होता है, एक्सटेंडेड अलग होता है। और प्राइमरी को लॉजिकल में? प्राइमरी को लॉजिकल में देखो इंटरचेंजेबल नहीं होता ये, एक बार आपने पार्टीशन बना लिया तो बना लिया, बार बार आप थोड़ी प्राइमरी को एक्सटेंडेड बनाएंगे, एक्सटेंडेड को प्राइमरी बनाएंगे, ऐसा नहीं होता, चेंज नहीं होता कभी, ठीक है। अब बताते हैं फॉल्ट टॉलरेंस होता क्या। देखो हम लोग सरवाइव करना चाहते हैं फेलियर से, योर एबिलिटी टू सर्वाइव ए हार्डवेयर फेलियर इज कॉल्ड फॉल्ट टॉलरेंस। अगर आपकी कोई ड्राइव फेल हो जाती है तो आपका डेटा सेव रहना चाहिए, यानी कि डेटा आपका रिकवर हो जाना चाहिए, उसी एबिलिटी को हम कहते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंट वॉल्यूम प्रोवाइड द डेटा रिडंडेंसी। अधिकतर फॉल्ट टॉलरेंस जो वॉल्यूम होते हैं वो एक जगह डेटा को नहीं स्टोर करते बल्कि एक से ज़्यादा जगह पे डेटा को स्टोर करते हैं, इसलिए उसे कहते हैं डेटा रिडंडेंसी। तो एक जगह से अगर डेटा डिलीट हो जाता है तो दूसरी जगह से हम डेटा को रिकवर कर लेते हैं, जस्ट लाइक मिररिंग, मिररिंग में होता है ऐसा। फॉल्ट टॉलरेंस वॉल्यूम आर नॉट रिप्लेसमेंट फॉर बैकअप, ये बैकअप का अल्टरनेटिव नहीं हो सकता क्योंकि बैकअप तो हमें लेना ही पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डायनेमिक डिस्क की। देखो बेसिक डिस्क से कन्वर्ट करके आप डायनेमिक में बना सकते हो। डायनेमिक डिस्क में ये फैसिलिटी होती है कि आप उसके अंदर रेड बना सकते हो मल्टीपल हार्ड ड्राइव को कंबाइन करके, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले बनेगा इसमें सिंपल वॉल्यूम। सिंपल वॉल्यूम फर्स्ट टाइप का वॉल्यूम है डायनेमिक के अंदर। इट्स कंटेन स्पेस ऑन ए सिंगल डिस्क। अगर एक ही आपके हार्ड ड्राइव है और उसी हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट कर देते हो और एक वॉल्यूम बना लेते हो तो इसमें सिंपल वॉल्यूम बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है। इट कैन बी एक्सटेंडेड इफ द फॉर्मेटेड विद एंटीफेस। आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो, यानी कि आपने क्या किया, ये आपकी हार्ड ड्राइव है, इसमें पार्टीशन आपने बना रखा है, ठीक है। तो ये आपने पहला पार्टीशन यहाँ पे बना लिया, ठीक है, ये 10 GB है और यहाँ पे जो स्पेस बच गया ये 40 GB बच गया, मान के चलते हैं टोटल कैपेसिटी 50 GB की है इसकी हार्ड ड्राइव। तो 10 GB से आप इसको बढ़ा सकते हो आगे, 10 से आपने 20 कर लिया, 20 से 40 कर सकते हो, तो इसे एक्सटेंड कर सकते हो जब इसके अंदर स्पेस बचा हो, ठीक है। और श्रिंक भी कर सकते हो आप। स्पैनिंग इज नॉट अवेलेबल। स्पैनिंग का मतलब होता है कि ये एक दूसरी हार्ड ड्राइव में मतलब इस स्पेस को ले जा सके। अगर आप इसको दूसरे स्पेस मतलब हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करके दूसरी हार्ड ड्राइव में ऐड करोगे इसी पार्टीशन को आगे, तो ये स्पैन में बन जाता है बेसिकली, और ये कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये सिंपल वॉल्यूम नहीं रहेगा, उसे फिर बोलेंगे स्पैन वॉल्यूम। फॉल्ट टॉलरेंस यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती। रीड राइट स्पीड जो है वो नॉर्मल होती है, ज़्यादा स्पीड परफॉर्मेंस नहीं मिलती इसमें। सर स्पैनिंग एक बार फिर से समझाना आप प्लीज। स्पैनिंग अभी समझाएगा, आगे आएगा अभी। ओके ओके। आपने एक वॉल्यूम बनाया, ठीक है, इसमें डेटा को आप क्या है रीड राइट कर रहे हो, तो हार्ड डिस्क के अंदर क्या है जाके स्टोर हो जाएगा सिंपली इस तरीके से, ठीक है ना। ये सिंपल है। सिंपल जो वॉल्यूम होता है ज़्यादा आप फैसिलिटी नहीं ले सकते फॉल्ट टॉलरेंस वगैरह की, बाकी मिरर और रेड 5 में ले सकते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं रेड 0 क्या होता है। रेड 0 में हमें 2 हार्ड डिस्क
लेनी पड़ती कम से कम, तब हम रेड 0 बना सकते हैं। रेड 0 को स्ट्राइप वॉल्यूम भी कहते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइप वॉल्यूम। मिनिमम हार्ड डिस्क इसमें 2 चाहिए स्ट्राइप बनाने के लिए। डेटा जो राइट होता है वो अल्टरनेटिवली राइट होता है दोनों हार्ड डिस्क में, 2 से ज़्यादा हार्ड डिस्क में। देखो कैसे होगा बताएंगे अभी। इसमें स्पैनिंग नहीं होती, फॉल्ट टॉलरेंस अवेलेबल नहीं होता। रीड राइट स्पीड जो है वो थोड़ी फास्ट होती है। आपके पास 2 हार्ड ड्राइव है, डिस्क 1 और डिस्क 2। डेटा जो है बराबर राइट होगा दोनों में एक साथ। ये देखो दोनों में जा रहा है डेटा बराबर, ठीक है। ये देखो, तो मान के चलते हैं कि भाई मेरे पास 10 MB का डेटा है तो 2 पार्ट में टूट जाएगा, 5 MB 5 MB, 5 MB इसमें जाएगा, 5 MB इसमें जाएगा, ठीक है ना। एक ही फाइल के 2 टुकड़े हो जाएंगे और दोनों ड्राइव में राइट हो जाएगी, ठीक है ना। और जब एक्सेस करोगे तो दोनों से एक्सेस एक साथ एक्सेस होगा, इसी को हम रेड 0 बोलते हैं। ये क्या बन गया, स्ट्राइप बन गया। ये सेम कैपेसिटी का स्ट्राइप बनता है वैसे, यानी कि अगर ये 20 GB है तो ये भी 20 GB होगा, ठीक है ना। मिरर कैसे बनता है, देखो मिरर होता है रेड 1, मिरर को हम बोलते हैं रेड 1। मिरर के लिए भी 2 हार्ड डिस्क चाहिए होती है हमें। मिरर में क्या होता है, साइमल्टेनियसली डेटा रिटर्न होता है दोनों वॉल्यूम्स के अंदर और दोनों हार्ड ड्राइव के अंदर, यानी कि डेटा की क्लोनिंग होती है इसमें। इसमें टूट के नहीं जाता डेटा, बल्कि डुप्लीकेट होके जाता है। एनी वॉल्यूम कैन बी मिरर इंक्लूडिंग द सिस्टम एंड बोर्ड वॉल्यूम, किसी भी वॉल्यूम को आप मिरर बना सकते हो। फॉल्ट टॉलरेंस इसमें अवेलेबल होता है। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब है कि एक अगर वॉल्यूम आपका करप्ट हो गया तो दूसरा वॉल्यूम में डेटा है वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। रीड राइट स्पीड जो है इसकी स्लो होती है क्योंकि डेटा 2 जगह राइट होता है एक साथ, यानी कि डेटा की रेंडेंसी होती है, इसलिए स्पीड कम हो जाती है। और 50% ओवरहेड होता है। 50% ओवरहेड का मतलब है कि आपने एक हार्ड ड्राइव ले ली ये वाली और एक ये ले ली, ये 50 GB की है और ये भी 50 GB की है, तो इसमें देखो 50 GB ही कंज्यूम कर सकते हो आप एक टाइम में, यानी कि ओवरहेड जो है वो 50% है। कैसे होगा देखो, 2 हार्ड डिस्क आपने ले ली 1 और 2, इसका वॉल्यूम बना लिया आपने, ये बन गया वॉल्यूम। अब जब डेटा लिखोगे आप इसमें राइट करोगे डेटा, तो दोनों में बराबर डेटा कॉपी होगा, ठीक है, डुप्लीकेट होगा डेटा। ये देखो 1 वाली का यहाँ भी 2 वाली का यहाँ भी 2, 3 वाली का यहाँ भी 3, यानी कि एक ही डेटा 2 जगह कॉपी हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं रेड 1 या मिरर, ठीक है। इसके बाद आता है रेड 5। रेड 5 के लिए आपको कम से कम 3 चाहिए हार्ड डिस्क, 3 हार्ड डिस्क इसमें मिनिमम चाहिए रेड 5 बनाने के लिए। डेटा इज रिटर्न ऑल्टरनेटिवली एंड इवनली ऑफ 2 और मोर डिस्क विद पैरिटी रिटर्न ऑन द 1 डिस्क। देखो होता क्या है इसमें, स्ट्राइप, इसमें बनता है स्ट्राइप। जैसे रेड 0 में मैंने आपको बताया था स्ट्राइप बनेगा, इसमें भी स्ट्राइप बनेगा और साथ में क्या बनेगी, पैरिटी बनेगी। पैरिटी इज ए रिकवरी इंफॉर्मेशन यूज टू रिकंस्ट्रक्ट द डेटा आफ्टर रिकवरी, ठीक है। तो डेटा जो है वो यहाँ सेव होगा और इसकी पैरिटी यानी कि रिकवरी इंफॉर्मेशन यहाँ स्टोर होगी। तो डिस्क, ये डिस्क डेटा हो गया और ये इसकी पैरिटी होगी, इस तरह से स्टोर होगा, ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंस अवेलेबल होता है इसमें, यानी कि रिकवरी अवेलेबल है। रीड राइट स्पीड फास्ट होती है क्योंकि ये एक स्ट्राइप है। कैसे काम करेगा देखो, हमने 3 हार्ड ड्राइव ले ली 1, 2 एंड 3, इसका वॉल्यूम बना लिया, ये बन गया वॉल्यूम। डेटा रिटर्न करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो देखो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि स्ट्राइप में क्या होता है, टूट जाता है 3 पार्ट में। अब डेटा देखो 3 पार्ट में टूट रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, पहले और दूसरे हार्ड डिस्क की पैरिटी यहाँ जा रही है तीसरे में, ठीक है ना।
ये देखो, फिर जब डेटा राइट हो रहा है तो इन दोनों की पैरिटी यहाँ चली जाएगी, फिर डेटा राइट होगा, फिर क्या होगा, इसकी पैरिटी यहाँ चली जाएगी। यानी कि पैरिटी जो होती है इंटरमीडिएटली स्टोर हो रही है। नहीं समझे? यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक ही हार्ड Yes, ड्राइव sir. है, एक ही हार्ड ड्राइव है, एक ही हार्ड ड्राइव, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेटा लिखा, यहाँ पे डेटा लिखा, ये पहली हार्ड ड्राइव है, इसमें डेटा आ तो गया, लेकिन इसकी रिकवरी कहाँ गई, दूसरी वाली में, ये रिकवरी है। जब डेटा यहाँ राउट होगा तो रिकवरी यहाँ राइट होगी, ठीक है। उसके बाद जब मैं डेटा दोबारा से स्टोर करूँगा इस वाले में, तो डेटा यहाँ राइट होगा, लेकिन इसके रिकवरी यहाँ पे राइट होगी, ठीक है। फिर दोबारा से डेटा लिखूंगा तो यहाँ पे क्या है, डेटा राइट होगा और इसकी रिकवरी यहाँ बनेगी। समझ रहे मेरी बात को? उसी डेटा की रिकवरी उसी ड्राइव में नहीं बनती। अगर उसी डेटा की रिकवरी उसी ड्राइव में बनेगी तो क्या होगा, अगर मान के चलते हैं इसका डेटा है और रिकवरी भी यहाँ पे स्टोर है, अगर ये हार्ड डिस्क चली गई, करप्ट हो गई, तो इसके साथ पैरिटी भी चली जाएगी, इसकी रिकवरी भी चली जाएगी। अब ये करप्ट हो गई, इसकी रिकवरी यहाँ पे है, देखो, तो यहाँ से हम वापस रिकवरी स्टोर कर लेंगे, जिससे कि डेटा हमारा वापस आ जाएगा, ठीक है। यही टेक्नोलॉजी आपकी कहलाती है रेड 5 या स्ट्राइप विद पैरिटी। समझ आ गया? सर क्या रिकवरी का स्ट्राइप बन सकता है? रिकवरी का स्ट्राइप नहीं बनता। देखो रिकवरी तो सब जगह है, फैली हुई है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। पहली डिस्क की पैरिटी दूसरे में है, दूसरे की तीसरे में है, तीसरे की पहले में है। जैसे सर डिस्क 1 में डेटा सेव हुआ 1 और 3, तो उसकी अगर पैरिटी बनता है डिस्क 2 में, तो वहां पर 1 और 3 होना चाहिए ना, या फिर डिस्क 3 में बनता है तो 1 और 3 होना चाहिए? 1 और 3 क्या होना चाहिए? पैरिटी। देखो पैरिटी उसी डिस्क में नहीं जाएगी, वो दूसरे में जाएगी भाई। हाँ सर, मैं वही कह रहा हूँ, लाइक जैसे कि डिस्क 1 में डेटा है 1 और 3, हाँ, उसकी पैरिटी अगर बनती है डिस्क 2 और डिस्क 3 में, तो उसकी पैरिटी इसमें 1 जा और रही 3। है, इसमें जा रही है, 3 में जा रही है इसकी। ओके, ठीक है। दूसरे वाले की जो है पैरिटी वो इसमें जा रही है, इसकी इसमें आ रही है, ऐसे हो रहा है। ये बटी होती है, एक जगह नहीं होती है, बटी होती है। सर ये पैरिटी अल्टरनेटिव 3 और 4। स्टोर होती रहती है। ओके सर, डिस्क 2 में जो पैरिटी 3 और 4 लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या? ये हो रहा है ना, ये देखो, यहाँ पे भी डेटा गया और यहाँ पे भी डेटा गया, तो इन डेटा की जो पैरिटी है वो यहाँ आ रही है। नहीं समझे? ओके, फिर से राइट हुआ डेटा, ये चीज समझ आ रही है? यस सर, इतना समझ में आ गया। अब देखो दोबारा से जब डेटा राइट होगा तो देखो यहाँ पे राइट हुआ और यहाँ पे राइट हुआ, तो पैरिटी कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। नहीं समझे? देखो इसमें डेटा राइट हुआ और इसमें डेटा राइट हुआ, हुआ नहीं हुआ, तो पैरिटी कहाँ आएगी, यहाँ आएगी ना। यस सर। फिर से डेटा राइट हो रहा है, देखो अब डेटा यहाँ और यहाँ राइट हो रहा है, तो पैरिटी कहाँ जा रही है, ऊपर वाले में। नहीं समझ रहे हो? यस सर। तो सर ये कैसे सर, ये ये ऐसा कैसे सीक्वेंस है। हाँ, चल बोल लेते हैं। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है कि कैसे ये डिटरमाइन होता है कि डेटा डिस्क 1 में होगा या फिर 2 में होगा या फिर 3 में होगा? तीनों में नहीं हो सकता डायरेक्ट? डेटा तो तीनों में ही है यार। देखो डेटा प्लस पैरिटी, देखो डेटा है तो उसकी पैरिटी है, ये रिकवरी है इसकी। मैंने पहले डेटा कहाँ रखा, ये एक है, दूसरी है, ये तीसरी है। देखो जब स्ट्राइप में डेटा डालते हैं तो ये क्या करता है, एक साथ इन दोनों में डेटा को रख रहा है, यहाँ भी रखा और यहाँ भी रखा। थर्ड में नहीं ले रखा। सकता सर? अब ये देखो क्या है, ये थर्ड में इसलिए नहीं रखेगा डेटा को क्योंकि इसमें रखेगा ये पैरिटी को।
नहीं समझ रहे हो? समझ गए। अगर ये तीनों में ही डेटा को रखता, मान के ये 3 हो गए, अब इसकी पैरिटी कहाँ रखोगे मुझे बताओ? फिर एक और डिस्क होनी चाहिए इसके लिए। फिर एक और डिस्क चाहिए ना, हो गया ना गड़बड़? यस सर, यस सर। अब आप बोलोगे डबल पैरिटी स्टोर हो, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट अलग है, वो आ गया रेड 6। रेड 6 में डबल पैरिटी स्टोर होती है। अभी रेड 5 तक ही पढ़ लो, क्योंकि आपके कोर्स में रेड 5 तक ही है। ऐसे तो आपके मल्टीपल रेड हैं, आपके रेड 10 भी है, ठीक है, 1+0 कहते हैं उसको, वो नहीं बताया है यहाँ पे। ये समझ लो कि डेटा जहां रखा है ना, उसके अल्टरनेटिव ड्राइव में ही पैरिटी रखी है, बस दैट्स इट, ठीक है। यस सर। ये देखो यहाँ पे ये ड्राइव फेल हो गई, ये देख रहे हो, डिस्क 2 क्या है, लॉस हो गई। डिस्क 2 जब लॉस हो गई तो इसकी जो पैरिटी थी वो कहाँ पे थी, दूसरी जगह थी, ठीक है ना, अल्टरनेटिव ड्राइव में थी। तो इन दोनों जगह से पैरिटी को निकाल के तीसरी जगह रख दिया जाएगा। यहाँ पे एक नई हार्ड डिस्क लगा दी जाएगी, ये नई हार्ड डिस्क लग गई आपकी, और डेटा फिर से जनरेट हो जाएगा वाया पैरिटी, ठीक है। तो इस तरह से होता है इसमें, बात समझ आई? नहीं आई? आगे सर। ये भी बता देते हैं, माउंटिंग किसे कहते हैं। देखो डेटा ड्राइव को माउंट कर सकते हो और लिंक बना सकते हो। देखो माउंट पॉइंट क्या होता है, इट्स ए रेफरेंस फॉर ए लोकेशन ऑन ए डिस्क दैट इनेबल्स द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्सेसिंग द डिस्क रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपके पास ये सी ड्राइव है और इसमें स्पेस नहीं बचा, तो आप क्या कर सकते हो, दूसरी ड्राइव में देखो यहाँ पे डेटा रखोगे, लेकिन ये जाएगा इस जगह, यहाँ पे क्या है, डेटा स्टोर नहीं हो रहा, बस यहाँ पे एक पॉइंटर बन जाएगा और डेटा को यहाँ से उठा लेगा। इसी को हम कहते हैं माउंटिंग करना। तो आप इससे क्या है, वॉल्यूम बना के माउंट कर सकते हो। उसमें आपने एक फोल्डर बना लिया, उसको माउंट करके एक ड्राइव लेटर दे दोगे और दूसरे पार्टीशन से उसे एक्सेस कर लोगे, ठीक है। टू माउंट ए वॉल्यूम और डिस्क एज फोल्डर इंस्टेड ऑफ ड्राइव लेटर, तो आप क्या करोगे, एक फोल्डर को माउंट कर दोगे, ठीक है, तो एक पॉइंटर क्रिएट हो जाएगा और एक जो है ड्राइव के अंदर जो है पूरा पूरा वॉल्यूम जो है वहाँ से डेटा को एक्सेस करेगा, ठीक है। When you do not have the drive letter available for creating a new volume, you can use it. तो यहाँ पे आप जैसे आपके सारे ड्राइव लेटर ए से जेड तक बिजी हैं, तो आप इस केस में इस तरह का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपनी सिक्योरिटी के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। माउंटिंग को एक फीचर है ये, ठीक है। इसमें क्या है, एक लिंक क्रिएट हो जाता है, सिंबॉलिक लिंक, और वहाँ से आप इस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। माउंटिंग आपने की होगी, देखो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये इस तरह की हार्ड ड्राइव का सिंबल बन गया है। एक्चुअल में डेटा डी ड्राइव में नहीं जा रहा है, बल्कि कहीं और जा रहा है, किसी और पार्टीशन में, ठीक है ना, और वहाँ से उस डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो इस पॉइंटर के। इसी का माउंटेड ड्राइव कहते हैं, ठीक है। समझ आ गया? ये तो होगी थ्योरी, इसका लैब में आपको कल कराऊंगा, ठीक है। ओके।